स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के इंग्लिश का ये दूसरा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का जानते हैं क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं खोया हुआ बसंत। दोस्तों इस चैप्टर में दो कहानियां हैं। एक कहानी साहिब ए आलम जो कि एक कूड़ा बीनने वाला लड़का होता है और दूसरी कहानी होती है मुकेश की जो कार मैकेनिक बनने का सपना देखता है। ये दोनों कहानी दोस्तों दिल्ली के दो बड़े बड़े शहरों से ली गई है। जो कूड़ा बीनने वाला साहिब ए आलम होता है वो सीमापुरी में रहता है और जो मुकेश होता है वो फिरोजाबाद में रहता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पहले कहानी बताऊंगा यानी साहिब ए आलम की कहानी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा होगा। इस बोर्ड पे दोस्तों मैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है साहिब ए आलम। इसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। यानी साहिब कौन था, ध्यान से देखिए। ही इज ए रैक पिकर, यानी वह कूड़ा बीनने वाला लड़का था। फ्रॉम सीमापुरी, दिल्ली मतलब वह सीमापुरी से था, यानी दिल्ली के सीमापुरी से था। साहिब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का होता है जो दिल्ली के सीमापुरी से था। ही हैज सिंपल ड्रीम्स, उसके साधारण से सपने थे। ही बिलीव्स हिज प्रोमिसेस मेड टू हिम, वह खुद के वादों पे विश्वास करता था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे चैप्टर का। साहिब एक छोटा सा लड़का होता है जो गरीब होता है और वह कूड़ा बीनने का कार्य करता है और वह अपने ही वादों पे विश्वास करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारी लेखिका है एनीस जंग। याद रहे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए जो हमारी लेखिका होती हैं, सी इज ए सोशल वर्कर। सोशल वर्कर को हिंदी में कहा जाता है समाज सेविका। तो हमारी लेखिका जो थी वो समाज सेविका थी। ठीक है, हु इम्पेथाइज्ड मतलब जो सहानुभूति रखती थी, विथ द स्लम ड्वेलर्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। हमारी लेखिका उनकी सहानुभूति रखती थी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। एंड मनी और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से। पैट्रियाज मतलब चित्रण करती थी देयर पैरिटेबल लाइफ्स मतलब उनकी दयनीय स्थिति का। हमारी लेखिका ईमानदारी से उनके दयनीय स्थिति का चित्रण करती थी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, देखिए दोस्तों पैराग्राफ 1 में क्या दिया है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे के डिब्बे में से 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है। यानी कचरा जहाँ पे फेंका जाता है वहाँ से 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है। कौन कर रहा है? साहिब ए आलम। ठीक है, पैराग्राफ 1 आपको यहाँ पे पैराग्राफ 1 दिख रहा होगा दोस्तों। पैराग्राफ 1 में बताया गया है कि जब लेखिका के घर के बगल में कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो कचरे के ढेर में से कुछ उपयोगी सामान को लेते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उस चीज़ का वर्णन लेखिका कर रही हैं और कह रही हैं कि वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। मैं साहेब से पूछती हूँ, मतलब उस कचरा बीनने वाले लड़कों में से एक लड़का का नाम होता है साहेब और लेखिका साहेब से कहती है कि तुम यह काम क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस का मतलब होगा वाई मने क्यों, डू यू मने करते हो, डू दिस मने इस काम को, कि तुम इस काम को क्यों करते हो, वह साहेब से पूछती हैं। तो साहेब उसके बाद देखिए आई इनकाउंटर मने मैं सामना करती हूँ, एवरी मॉर्निंग मतलब हर एक सुबह, स्क्राउंडिंग मतलब यह देखती हूँ, फॉर द गोल्ड इन गार्बेज मतलब छानबीन करते हैं, गोल्ड मने सोने की, गार्बेज डम्प्स मतलब कचड़े के ढेर से। मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि यहाँ पे जो लड़के हैं ये तुम लोगों में से सभी लोग आके यह कचड़े में से सोना खोजते हो, लगता है ऐसे छानबीन यहाँ पे कर रहे हो। ऑन माई नेबरहुड मतलब मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। लेखिका कहती है कि जो साहिब था, जो कचड़ा बीनने वाला रैक पिकर है, रैक पिकर का मतलब कचड़ा बीनने वाला, तो जो वह साहिब नाम का लड़का था, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो मतलब साहिब अपना घर बहुत समय पहले से ही छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि उसका घर बसा हुआ था चारों तरफ से हरियाली से उसका घर ढाका यानी बांग्लादेश में उसका घर बसा हुआ था। साहिब का घर बांग्लादेश में बसा हुआ था जो कि वह अपने घर को छोड़ दिया था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब तो उसका घर भी उसके दिमाग में याद नहीं है। मेमोरी मतलब दिमाग में,
उसका घर भी अब उसे याद नहीं है। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए, दैट स्विफ्ट एवे देयर फील्ड्स एंड होम, जो कि उसके घर और खेतों को तबाह कर दिए। कि बांग्लादेश में एक बार तूफान आया और उसके घर और सारे खेतों को तबाह कर दिया, इसलिए साहिब आलम बहुत समय पहले से ही वहाँ से चला आया और इंडिया में दिल्ली के पास सीमापुरी में वह रहने लगा। किसकी बात हो रही है? साहिब ए आलम की। पहला पैराग्राफ दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती हैं, दैट्स मने वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। उसकी माता उसे बताती हैं कि सोने की खोज के लिए हम इस शहर में आए और हम इस शहर में रह रहे हैं। उसकी माता साहिब आलम से बताती हैं कि हम सोने की खोज में, सोने की खोज का मतलब यहाँ पे है कि कमाने की खोज में, कुछ खाने पीने की खोज में हम इस शहर में आए और यहीं पे बस गए। ठीक है, अब वो देखिए पैराग्राफ 2 आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों पैराग्राफ 2 में क्या होता है कि लेखिका जब साहिब आलम को देखती है कि वो इतना गरीब है और इतना कम उम्र में कचड़ा बिन रहा है, तो लेखिका सोचती है कि मैं इसे क्यों न डांटूं कि ताकि ये स्कूल जाने लगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, आई हैव नथिंग इल्स टू डू। लेखिका जब साहिब आलम से पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो साहिब आलम कहता है कि आई हैव नथिंग इल्स टू डू, मेरे अलावा, मुझे इस काम के अलावा और कोई भी काम नहीं है, मेरे पास इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वह बुदबुदाया, मटर्स मतलब बुदबुदाया, लिख लीजिएगा, मटर्स मतलब बुदबुदाया, लुकिंग अवे मतलब दूसरी तरफ देखते हुए। साहिब आलम दूसरी तरफ देखते हुए बुदबुदाया कि मेरे पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, मैं बहुत ही आसानी से उसे कही कि तुम स्कूल जाओ। मैं साहिब आलम को बहुत ही आसानी से कही कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली मतलब मैं तुरंत ही अनुभव की, हाउ मने कि हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह कितनी खोखली है, मेरी सलाह कितनी खोखली है। लेखिका कहती हैं कि मैं साहिब आलम को तुरंत कही कि स्कूल जाओ, लेकिन उसे आभास तुरंत होता है कि मेरी सलाह कितनी खोखली है। फिर आगे देखिए क्या होता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड। साहिब कहता है कि मेरे घर के आसपास कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब यहाँ पे स्कूल बन जाएगा तब मैं इसको, जब मेरे घर के विद्यालय के पास स्कूल बन जाएगा तब मैं पढ़ने के लिए जाऊँगा। साहिब आलम कहता है, इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। लेखिका कहती हैं, आई आस्क्ड मतलब मैं कहती हूँ, जोकिंग मतलब हल्के फुल्के मजाक में साहिब आलम से कहती हूँ कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल को खोल दूँ तो विल यू कम, क्या तुम उस स्कूल में जाओगे पढ़ने के लिए? तो साहिब आलम कहता है यस, ही सेज, वह कहता है यस, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब मुस्कुराते हुए कहता है। जब लेखिका साहिब आलम से पूछती हैं कि साहिब तुम, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोल दूंगी तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे? तो साहिब आलम मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ज़रूर स्कूल में जाऊंगा। लेकिन लेखिका यहाँ पे मजाक कर रही होती है, लेकिन यह मजाक उनको बहुत ही लज्जित कर देता है, यानी बहुत ही उन्हें निराशापन दे देता है। इसका चीज़ हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3 में। ठीक है, देखिए पैराग्राफ 3 में क्या होता है दोस्तों कि लेखिका जो वादा की होती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूंगी, तुम स्कूल में जाओगे, लेकिन जब साहिब आलम दोबारा आता है उनके पास, पूछता है कि आपका स्कूल बन गया, तो लेखिका लज्जित हो जाती हैं क्योंकि लेखिका मजाक की होती हैं। देखिए क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद मैं देखती हूँ, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कि साहिब मेरे पास दौड़ के आता है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? पूछता है कि लेखिका से कि तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो लेखिका जवाब देती हैं कि स्कूल को बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। आई से इम्ब्रेस्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने अपने खुद का वादा करके मैं अपना वादा पूरा नहीं की, इसलिए मैं क्या हो जाती हूँ, शर्मिंदा हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। दैट वाज नॉट मींट, और ये मेरे लिए बिल्कुल सही चीज़ नहीं थी। बट मैंने, लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंट इन एवरी कॉर्नर इन हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन प्रोमिस जो वादे किए जाते हैं, लाइक माइन मतलब जो मेरे तरफ, अबाउंड मतलब तोड़ दिए जाते हैं, इन एवरी कॉर्नर मतलब हर एक कोने से, इन हिज ब्लीक वर्ड मतलब इस संसार में।
इस संसार के हर एक कोने में ऐसे ऐसे लड़कों के संग वादा किया जाता है। वादा का मतलब नेता हो गए, नेता आते हैं ना तो नेता वादा करते हैं कि ये कर देंगे, वो बनवा देंगे, ये चीज़ें कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं करता है। तो लेखिका को एहसास होता है उस तरह, जिस तरह साहेब आलम उनके सामने आके पूछता है कि मेरा स्कूल बन गया। इसी तरह लेखिका सोचती हैं कि दुनिया के हर एक कोने में लोग वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं। गरीबों की, किसकी? गरीबों की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो दोस्तों आप इसे स्वेच्छा से लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखिए पैराग्राफ 4 में। देखिए पैराग्राफ 4 में क्या होता है दोस्तों कि साहेब आलम का पूरा नाम होता है साहेब ए आलम, यानी उसका मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन साहेब को पता नहीं होता है, लेकिन लेखिका इस बारे में जान जाती हैं। ठीक, आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के जानने के बाद वो देखती हैं आई सा हिम हिज नेम, मैं उसके नाम को पूछती हूँ तो वो बताता है मेरा नाम साहेब ए आलम है। कुछ महीनों के बाद जब लेखिका साहेब मतलब जो कूड़ा बीनने वाला साहेब आलम होता है उससे पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो वो बोलता है साहेब ए आलम। ही अनाउंस्ड, ही अनाउंस मतलब उन्हें पता नहीं था। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था। वाट हिज मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है, कि साहेब को नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी। लेखिका कह रही हैं कि जो साहेब का नाम था ना वो ब्रह्मांड का स्वामी। साहेब का क्या नाम है? ब्रह्मांड का स्वामी। याद रहे दोस्तों, साहेब ए आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, जो कि लेखक को पता, अरे जो साहेब था उसे पता नहीं था, लेकिन लेखिका को पता था कि इसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। ही हैड ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसके पास बहुत ज़्यादा समय है इस पे विश्वास करने के लिए। यदि मैं इसे बता दूं तो ये विश्वास भी नहीं कर पाएगा कि मेरा नाम है ब्रह्मांड का मालिक। अनवेयर, लेकिन फिर भी वाट हीज नेम प्रेजेंट्स, लेकिन जो उसका नाम उसे दर्शाता है ठीक उसके वो विपरीत था। ही रूम्स द स्ट्रीट्स, ही रूम्स मतलब घूमता था, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के संग, एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और वह ऐसे चलता था जैसे मानो कि लड़कों की भीड़ नंगे पाँव चल रही हो। लेखिका कर रही हैं कि अपने नाम के ठीक वह विपरीत रहता था। और जानते कैसे रहता था? तो बोलेंगे कैसे? कभी आप गरीब बच्चों को देखेंगे तो कैसे वो लोग रहते हैं भाई, बिना जूतों के, बिना चप्पल के, ठीक है, बिना जूतों के, बिना चप्पल के गलियों में घूमते और भटकते रहता था साहेब आलम। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कचड़ा बीनने के लिए सुबह चिड़ियों की तरह आते थे, एंड डिस्पीयर एट नून, और जैसे ही दोपहर होता था सब लोग गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं सब में से एक को पहचानने लगी। कि महीना बीतने के बाद जितने भी कचरा बीनने वाले सब लड़के थे मैं सबको एक एक करके पहचानने लगी, क्योंकि लेखिका एक समाज सेविका होती हैं और सबको क्या करती हैं, वो जानने की कोशिश करती हैं कि किसकी जीवन कैसे कैसे व्यतीत होता है। तो वो कह रही हैं कि ये लोग कचरा बीनने के लिए ऐसे आते हैं जैसे मतलब सुबह जैसे चिड़िया आती हैं उसी तरह ये लोग भी आते हैं, और दोपहर होते चिड़िया गायब हो जाती, उसी तरह ये लोग भी लगता था कि गायब हो जाते थे। सुबह कचड़ा बीनते थे फिर गायब, कचड़ा बीनते थे गायब, कचड़ा बीनते थे गायब। मस्त कहानी है ना, मस्त कहानी है ना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, टाइम लगे चाहे कुछ भी हो, आप बुक ओपन करिए और एकदम आराम से इस चीज़ को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। पूरा मीनिंग यदि पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर आजीवन नहीं भूलेगा। ठीक, आगे का चैप्टर देखिए, क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में क्या होता है ना कि जो साहिब आलम होता है, साहिब आलम के साथ साथ जितने भी लड़के होते हैं सब अपनी गरीबी को छुपाते हैं। गरीबी यानी गरीबी का मतलब कर सकते हैं कि उनके पास जूते चप्पल नहीं थे। लेखिका पूछती है कि तुम्हारे पास चप्पल कहाँ है। जैसे देखिए, वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें में से एक को पूछा। लेखिका कर रही है कि मैं उन गरीब बच्चों में से एक से पूछी कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, उसमें से एक जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे चप्पल नहीं दी। डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ का मतलब रोशनदान, और रोशनदान के नीचे जो झोपड़ियों में क्या होता है कि जो ऐसे मड़ई जैसे नहीं होती उसी में खोसा जाता है, ठीक है। तो उसमें बोल रही हैं कि मेरी माँ
झोपड़ी के झुग्गी में से वो चप्पल को नहीं उतार के दी। ही आंसर सिंपली, उसने बड़ा ही साधारण से इसका उत्तर दिया था। लेकिन दोस्तों वो अपनी गरीबी को छुपाते रहते हैं, क्योंकि सामने से ये नहीं कहते थे कि मेरे पास चप्पल नहीं है। यदि दोस्तों मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मेरा चप्पल टूट गया और कोई व्यक्ति मुझसे पूछा कि मेरा चप्पल कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे पास चप्पल नहीं है? नहीं, मैं कहूँगा मेरा चप्पल टूट गया है, मेरा चप्पल खो गया है। आगे देखिए, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एक उसमें से एक लड़का बोलता है कि यदि मुझे देती भी चप्पल तो मैं फेंक देता, क्योंकि मुझे जूते चाहिए। इट्स अनदर, एक और लड़का कहता है, हु इज वियरिंग, जो पहना हुआ था, शूज माने जूते को, दैट्स डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे थे, मतलब अलग अलग जूतों। भाई कचड़े में जूते भी फेंके जाते थे, तो जो कचड़ा बिनने वाला एक लड़का था वो अपने दोनों पैर में अलग अलग जूते को पहना हुआ था। वो कहता है, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उससे यह चीज़ पूछती हूँ तो ही सफल्स माने वह रगड़ने लगता है, पैर को रगड़ने लगता है, हिज फीट मतलब अपने पैर को, एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, मतलब एक तीसरा लड़का कहता है। मतलब उन लड़कों में से एक और लड़का होता है और कहता है कि मुझे भी क्या चाहिए? जूते चाहिए। हु हैड नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑफ हिज ऑल लाइफ, जो अपने जीवन में आज तक कभी भी जूते को नहीं पहना था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, लेखिका कहती हैं कि मैं बहुत देशों में गई हूँ टहलने के लिए, लेकिन मैं हर एक देश में देखी हूँ कि बहुत सारे लड़के बिना पैर में कुछ पहने नंगे पांव घूमते रहते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, शहरों में और गाँवों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती थी, लेकिन वो उनका परंपरा था। लेकिन जो सीमापुरी में ये जो गरीब लड़के हैं, ये जो कचड़ा बिनने वाले लड़के हैं, इन वन एक्सप्लेनेशन आई वंडर ऑफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रहती हूँ कि ये जो लड़के हैं टू एक्सप्लेन मतलब दर्शाना चाहते हैं अवे ए परफेक्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्टेट मतलब होता है दशा, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, ठीक है, जो अपनी एक गरीबी को छुपाने के लिए अपनी दशा को व्यक्त करते हैं। लेखिका यहाँ पे ये कह रही हैं कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी गरीबी को छुपाने के लिए अलग अलग बहाने कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं बहुत सारे शहर और गांव में घूम के आ चुकी हूँ, मुझे वहाँ पे देखा हूँ, मैं वहाँ पे देखी हूँ कि कई जगह पे परंपरा होती है कि गांव और शहर में लोग बिना चप्पल के रहते हैं, लेकिन ये जो लड़के हैं ना, ये अपनी गरीबी को छुपाने के लिए बस ऐसे ऐसे बहाने कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, उन्हें एक बचपन की कहानी याद आ जाती है पैराग्राफ 6 में। पैराग्राफ 6 इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझिए। पैराग्राफ 6 साहेब आलम की कहानी नहीं है, वो एक बात अपने दिमाग में सोचती हैं कि मैं बचपन में एक उदीपी नाम के लड़के को जानती थी। उदीपी नाम का लड़का हर एक दिन मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे आज 2 जोड़ी चप्पल दे दीजिए, 2 जोड़ी चप्पल दे दीजिए। 30 साल बाद जाती हैं उसी मंदिर में लेखिका, तो देखती हैं कि वहाँ के आसपास के सभी लड़कों के पास जूते होते हैं। इस कारण लेखिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, ठीक है। उसी मंदिर के पुजारी के बेटे के पास जाते हैं और वो चप्पल पहना हुआ होता है, तो इस कारण लेखिका बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, ठीक। तो मैं एक ही बार पढ़ाऊँगा पैसेज नंबर 7, ठीक। 7th पैसेज देखिए क्या दिया है, को दिख रहा होगा दोस्तों। 7वें पैसेज में क्या होता है कि जो हमारी लेखिका होती हैं एनीस जंग, वो जाती हैं झुग्गियों में, झोपड़ियों में, जहाँ साहेब आलम का घर होता है, और वहाँ पे देखती हैं कि उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, उनका घर कैसा है, उनके घर की गलियाँ कैसी हैं, उन्हें खाने पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या क्या लोग काम करते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं, ये सब कुछ देखने के लिए लेखिका सीमापुर चली जाती हैं लड़कों के साथ। आइए पद्यांश नंबर 7 देखिए क्या दिया है। माई एक्यूंटेंस मतलब मेरी जो जान पहचान थी, विद द बेयर फुट मतलब जो नंगे पांव कूड़ा बिनने वाले लड़के थे, लिट्स मी मतलब उनके साथ में चली गई, टू सीमापुरी मतलब सीमापुरी तक, यानी जो मेरी जान पहचान इन कचड़ा बिनने वाले लड़कों से थी, मैं इनके संग कहाँ चल गई? सीमापुरी चली गई, जहाँ ये लड़के रहते थे रात में। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी यह जो जगह था दिल्ली के सीमा पे स्थित था। इट मिल्स अवे फ्रॉम इट, जो दिल्ली शहर से बहुत ही दूर था, दिल्ली के सीमा पर था, दिल्ली के बॉर्डर पर था, लेकिन दिल्ली शहर से बहुत ही दूर था। दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वेटर्स, जो वहाँ पे शरणार्थी थे, जो वहाँ पे आके शरणार्थी मतलब दूसरे देश के आके वहाँ पे बस गए थे। लेकिन लेखिका कह रही है कि जब मैं सीमापुरी पहुँची तो वहाँ पे मैं बहुत सारे शरणार्थी को देखी, हु कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे।
बैक इन 1971, मतलब 1971 में जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था, भारत और बांग्लादेश का, तो उस समय की बात बता रही हैं कि मैं बांग्लादेश से जो 1971 में जो बांग्लादेश से सीमापुरी में आए थे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। साहेब फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहेब का परिवार उनमें से एक था। भारत और बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश से बहुत सारे गरीब थे जो दिल्ली आके बस गए थे, तो साहेब का भी परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी वाज इन विल्डरनेस, मतलब सीमापुरी पर वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। सीमापुर में वहाँ पे किसी का ज़मीन नहीं था, वो दूसरे देश से आके वहाँ पे क्या हो गए थे, झुग्गी झोपड़ियों में बस गए थे और वहाँ पे क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। इट स्टिल्ड इज, वहाँ पे भर गया था, बट मने लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, वहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं थी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो कीचड़ों में बसी हुई थी, विथ रूप्स मतलब छत उनके बनाए गए थे टीन और तिरपाल से, टीना और तिरपाल से अपने छत को बनाए थे, कीचड़ों में मिट्टी के घर से बनाए गए थे। देखिए जहाँ पे डिवोट फ्रॉम सीवेज, मतलब जहाँ पे पानी निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, मतलब बरसात के पानी का निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, सोचो दोस्तों, क्लास में 40 लड़के होते हैं तो क्लास में इतनी भीड़ लगने लगती है, लेकिन 10,000 कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर्स उस सीमापुरी में बस्ती में बस बसे हुए थे, 10,000। ठीक है, आगे देखिए। दे हैव लिव्ड फ्रॉम मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग वहाँ पे कि बिना किसी पहचान के 30 साल से रह रहे थे। विदाउट परमिट मतलब बिना किसी परमिशन के, बट मैंने लेकिन विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स एंड वोटर लिस्ट, लेकिन जो राशन कार्ड उनका बना हुआ था, जो उनका राशन कार्ड बना हुआ था, इसके कारण उन्हें वोट देने का मौका मिलता था और उन्हें राशन भी मिल जाते थे। जो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में, वी कैन फीड मतलब हम पूरा कर देते थे, अवर फैमिलीज मतलब अपने परिवार के, एंड मने और गो टू बेड विदाउट ईटिंग ए स्टोमच, और हम बिना खाए, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन हम लोग बिना खाए सो जाते थे। हम लोग मतलब कुछ भी कूड़ा ही बीनते थे, लेकिन अपने परिवार में क्या करते थे, खाने बिना भूखे नहीं सोते थे। ठीक है, वी शुड रेदर देन लाइफ देन इन द फील्ड्स दैट हैव गेव अप नो ग्रेन, मतलब हम अब खेतों में रहते थे, खेतों में रहने से बढ़िया है कि हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिससे हमें राशन कार्ड से अनाज मिल जाता है और हम खा के अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन द ट्रेटर्स साड़ीज, साड़ीज का मतलब साड़ी पहनी हुई कुछ महिलाएं कहती हैं। व्हेन आई आस्क देम, मतलब एनिस जंग पूछती हैं उन महिलाओं से कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, एनिस जंग पूछती हैं कि तुमने अपना घर और मकान को क्यों छोड़ दिया। एनिस जंग पूछती हैं कि तुम अपने घर और मकान को क्यों छोड़ दी। वेयर दे फाइंड फूड, जहाँ पे उन्हें भोजन मिलते थे। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, उन्होंने बोला कि मुझे जहाँ पे भोजन, जो गाँव, वो सीमापुरी की स्त्रियाँ बोलती हैं कि मुझे यहाँ पे भोजन मिलता है तो मैं कहाँ पे रहूँगी, मुझे यहाँ पे भोजन मिलता है तो मैं कहाँ पे रहूँगी, यहीं पे रहूँगी, यहीं पे बसूँगी और यहीं पे गार्बेज से कचड़े को निकालेंगे और कचड़े में से जो भी कीमती चीज़ होगी मैं उसे बेच के अपने पालन पोषण करूँगी। ये सब वहाँ की स्त्रियाँ कहती हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन गो अप इन देम, यहाँ के बच्चे भी इसी परिस्थिति में बड़े होंगे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे वो लोग भी। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और वो स्त्रियाँ कहती हैं कि सीमापुरी में सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना है। तो मीन्स मतलब रैग पिकिंग, मतलब यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करना होगा। यदि सीमापुरी में यदि जीवित रहना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, कूड़ा बीनना होगा। थ्रू द ईयर्स मतलब कई साल तक, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शनस ऑफ फाइंड आर्ट, ये कई साल तक हमें दर्शाता है कि हमारे लिए एक कला का रूप बन गया है। दोस्तों जो जिस धंधे में होता है वो उसका कला बन जाता है। यदि मैं जो धंधा कर रहा हूँ, यदि आपके घर में जो भी बिजनेस चलता होगा, जो भी धंधा चलता होगा, उस घर के जो भी लोग होंगे उस धंधा में एक्सपर्ट होंगे। उसी तरह यदि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 30 साल से यदि कूड़ा कचरा बीन रहे हैं तो वो उनके लिए एक कला हो गई, उनके लिए क्या हो गई, कला हो गई। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और वह गार्बेज बिनना ही उनके लिए सोना है। सोना का मतलब है कि उसमें हीरा मोती नहीं मिलते हैं, उनमें 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो सिक्का मिल गया या बोतल मिल गई, जो प्लास्टिक्स मिल गई, टीने मिल गए, तिरपाल मिल गए, कचड़ा मिल गया, कुछ ऐसे चीज़ मिल जाए जिसे बेच के कुछ धन इकट्ठा कर लिया जा सके, वो सब उसमें से मिल जाते थे, जिससे
वो एक सोने के रूप में तुलना कर रही हैं उसकी। फिर कहा जा रहा है कि इट इज़ डेयरी ब्रेड ए रूफ, वह उन्हें खाने की रोटी देता था। ए रूफ मतलब एक छत देती थी। एंड देयर हेड्स, जो उनके सर के ऊपर। वह कचड़ा से जो भी पैसे इकट्ठा होते थे उससे वो अपने खाने का भोजन इकट्ठा करते थे और अपने घर के ऊपर छत का इकट्ठा करते थे। इवन इट इज़ लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही अलग था। बच्चों की समझ के लिए क्या था, ये बहुत ही अलग था, ऐसा एनिस जंग का मानना था। अगले पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ 8 में दोस्तों इस पैराग्राफ में लेखिका जो होती हैं वो कचरा बिनने वालों को रूप बताती हैं कि उनका प्रोत्साहन क्या होता है कचरा बिनने में। जैसे देखिए, आई सेम टाइम फाइंड ए रूपी, वो कहती हैं कि कभी कभी मैं देखती हूँ कि कोई कचरा बिनने वाला यदि लड़का हो, यदि उसमें से 1 रुपया यदि पा लेता है, इवन ए 10 रुपी, यदि मान लो 10 रुपया ही पा लेता है, तो साहिब कहता है ही आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। साहिब कहता है कि मेरी आंखों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब आप एक चांदी के सिक्के को पाते हो। ए हीप ऑफ गार्बेज, मतलब उस कचड़े से। यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग, आप उस कचड़े को छानबीन करना बंद नहीं कर देते हैं, बल्कि फॉर ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, बल्कि आप और उसे खोजने की कोशिश करते हैं। साहिब इन लाइन्स में बोल रहा है कि जब कभी भी कचड़े से 1 रुपये मिल जाता है, 10 रुपये मिल जाते हैं, या सिल्वर के सिक्के ही क्यों ना मिल जाते हैं, तो हम लोग खोजना बंद नहीं करते हैं, बल्कि और अच्छे से छानबीन करते हैं कि शायद अब और कुछ मिल जाए हमें कचड़ों से। फिर कह रहा है इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, यह लड़कों के लिए ऐसा लगता था कि गार्बेज हैज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंट, ये जो कचड़ा है ना वो अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग मीनिंग अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि पेरेंट्स मतलब जो माता पिता हैं उनके लिए ये जो कचड़ा है, फॉर द चिल्ड्रन इज अप्रोड रैप्ड इन वंडर, जो माता पिता के लिए जो कचड़ा है वो एक जीविका है, लेकिन लड़कों के लिए ये कचड़ा बिनना एक आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके लिए ये क्या है, जीविका है। लेखिका इसमें कर रही हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो घर के माता पिता हैं, उनके लिए जो कचड़ा बिनना एक जीविका है, लेकिन जो छोटे बच्चे कचड़ा बिन रहे हैं और अपने घर पे जाके पैसे को दे रहे हैं या जो भी चीज़ ले रहे हैं वो अपने घर पे ही जाके दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक आश्चर्य है। उनके लिए क्या है, एक आश्चर्य है। अगला पैराग्राफ देखिए, ऑन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब, मतलब मैं एक बसंत के दिन में साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाई द फेंसिस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, वह एक रात के समय में जो क्लब चलते हैं ना, बैडमिंटन क्लब था वहाँ पे, तो वह साहिब को देखती हैं। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह साहिब देखता है कि 2 सफ़ेद कपड़े पहने हुए, क्योंकि बैडमिंटन जो प्लेयर होते हैं सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, तो वो देखता है कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए 2 लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन है टेनिस, ठीक है, प्लेइंग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मैं उस गेम को बहुत ही पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तो इस चीज़ को, दृश्य को जो साहेब होता है वो दूर कहीं बैठ के देखता रहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो इज अराउंड, मैं उसमें तभी जा सकता हूँ, उस प्लेग्राउंड में, मतलब जहाँ पे वो खेला जा रहा था, मैं वहाँ पे तभी जा सकता हूँ जब वहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि यदि कोई अच्छा सा समाज है और वहाँ पे कोई मतलब ऐसा गरीब लड़का आ जाए तो कोई जल्दी अंदर आने नहीं देता है। आजकल के समय में भाई यदि कोई एकदम गरीब लड़का है, एकदम गरीब लग रहा है, बिना कपड़े के है, बिना जूते चप्पल के है, और कोई फंक्शन है तो उसमें उसे जल्दी आने नहीं दिया जाता है, उसी तरह वो भी था। तो उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कर रही हैं, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी अस द स्विंग, लेकिन वह कह रही हैं कि चौकीदार मुझे झूलाने का इस्तेमाल ज़रूर करने देता था। जो वहाँ का चौकीदार था, जो वॉचमैन था, वो मुझे झूला झूलने का अवसर ज़रूर देता था, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 10 में क्या होता है कि साहेब आलम को एक जूता मिल जाता है। जूता मतलब उस जूते में एक छेद होता है, तो लेखिका सोचती है कि साहेब को जूता मिल गया है तो उसे एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज तक उसने जूता कभी पहना नहीं था और उसे इतना महंगा जूता मिल गया, तो वही चीज़ का जिक्र, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब अब टेनिस शू को पहना हुआ होता है, जो जूते होते हैं महंगे वाले जूते पहना हुआ था। लुक्स स्ट्रेंज मतलब अजनबियों की तरह दिख रहा था। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट,
एंड शॉर्ट्स, जो कि कमीज पर बड़ा ही अजीब लग रहा था। समवन गेव देम टू मी, वो कह रहा था कि कोई मुझे एक जोड़ी जूता दे दिया है। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह उसे अच्छे से तो किसी से बात करने आता नहीं था साहब को, तो वह स्पष्टीकरण से तो नहीं खुल के बता रहा था, लेकिन वह कह रहा था कि यहाँ पे जो भैया लोग थे जो टेनिस खेल रहे थे वो मुझे एक जोड़ी जूते दे दिए। जूते इसलिए दिए क्योंकि जूते में क्या था, छेद था। देखिए द फैक्ट, लेकिन असली फैक्ट ये था, दे आर डिस्कार्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वो कोई अमीर लड़का उस जूते को फेंक दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूजेज टू वियर देम, जो उसे साहेब पहन लिया था। बिकॉज मैंने, क्योंकि ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों जूतों में से किसी एक जूता में क्या था, छेद था। डज नॉट बोथर हिम, डज नॉट बोथर हिम मतलब दोनों में छेद नहीं था बल्कि किसी एक जूते में छेद था। फॉर वन हु हैज वॉकड बेयर फुट, वो कह रही हैं कि जैसे कि उसका सपना कोई पूरा हो गया हो। इवन सू इज ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी इसका मतलब होगा कि जब साहेब आलम को वो जब जूता मिला ना, तो उसे लग रहा था कि मानो उसका कोई सपना पूरा हो गया। सपना इसलिए पूरा हो गया कि इतना महंगा शूज साहेब आलम पहना था, तो लेखिका आश्चर्यचकित हो गई। तो साहेब ने बताया कि ये जो जूता है मुझे एक भैया दिए हैं जो टेनिस खेल रहे थे, लेकिन जब लेखिका ने देखा तो उस दोनों जूतों में से किसी एक जूते में छेद था। लेकिन साहेब के लिए एक सपने से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि ही द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इट आउट ऑफ हिज रीच, क्योंकि वो इतना मग्न होकर देख रहा था कि वास्तव में उसकी पहुंच से बहुत ही बाहर था। वो गेम को इतना मग्न होकर देख रहा था कि लग रहा था कि वास्तव में वो गेम उसके लिए बहुत ही बाहर का था। और इसके बाद दोस्तों 11वां पद्यांश देखिए, यानी 11वां पैराग्राफ देखिए। 11 में क्या होता है दोस्तों कि साहेब कूड़ा बिनने का काम छोड़ के अब दूध के दुकान पे 800 रुपये प्रतिदिन कमाता है और उसे भोजन भी वहीं पे दिया जाता है। इसी चीज़ का वर्णन किया गया है पद्यांश पैराग्राफ 11 में। दिस मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब को मैंने एक रास्ते में देखा, टू द मिल्क बॉथ, दूध को ले जाते हुए। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टील कनिस्टर थी, मतलब चाय को जो रखने वाली स्टील की कनस्तर होती है ना, उसको देखा। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, तो साहब कहता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जहाँ चाय बेचने का काम होता है। डाउन द रोड, मतलब जो रोड के किनारे है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो कह रहा था कि साहब बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पास ही मेरा टी स्टॉल है, मतलब जिस मालिक के नीचे मैं काम करता हूँ शहर के थोड़ी ही दूर के पास है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, साहब कहता है कि मुझे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और मुझे प्रतिदिन खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, तो लेखिका कहती हैं कि क्या तुम इस काम को पसंद करते हो। आई आस्क, मैं कहती हूँ, हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे को देखा। लेखिका कहती हैं कि मैं साहेब के चेहरे को देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि उसने अपना जो मनपसंद काम था वो नहीं कर रहा था। साहेब ए आलम नाम क्या था उसका, ब्रह्मांड का स्वामी। साहेब आलम का मतलब क्या था, ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन अब किसी और स्वामी के नीचे वो काम कर रहा है। ये चीज़ लेखिका जब पूछती है कि क्या तुम अपने काम से पसंद हो, तो वो उसके चेहरे को देखने लगता है। द स्टील कनेस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग वुड द कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी स्टील का कनस्तर उसे प्लास्टिक के थैले से ज़्यादा भारी लग रहा था। जो स्टील का कनस्तर था वो प्लास्टिक के थैले से ज़्यादा भारी लग रहा था। यानी कहने का मतलब है कि जो कूड़ा बिनने का काम करता था वो उस काम से ज़्यादा अच्छा ये काम नहीं है। क्योंकि जानते क्यों, क्योंकि उसका नाम क्या था, स्वयं का मालिक। स्वयं का मालिक का मतलब उसे अपने से ही कूड़ा बिनना था। वो अपने मन से कूड़ा बिनता था, अपने मन से कूड़ा को बेचता था, जो भी पाता था। लेकिन आज वो किसका मालिक है, किसी मतलब वो किसी और का मालिक रहा, मतलब वो किसी और के नीचे काम कर रहा है, उसका मालिक कोई और है। तो इस बात से लेखिका अपने आप को दुख प्रकट करती हैं। द बैग वाज हिज, लेकिन वो बैग भी किसका था, इसी का था, साहेब आलम का। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जो कनस्तर था वो किसका था, उस व्यक्ति का था जो उसका मालिक था। दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइएगा इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से मेरी बात समझिए।
ठीक है, शायद आप यहाँ तक यदि देखे होंगे तो इस कहानी के लास्ट को भी समझिए कि कहानी में अंत में क्या है। लेखिका ये कर रही है कि ये जो बैग एक हाथ में लिया गया, एक हाथ में कनस्तर ली गई है, स्टील की कनस्तर, तो उसे बैग भारी नहीं लग रहा बल्कि ये कनस्तर भारी लग रही है। भारी कहने का मतलब है कि जो बैग था, बैग उठाता था, यानी वो जब कचड़ा बिनता था तो वो स्वयं का मालिक था। वो कचड़ा स्वयं अपनी मर्जी से बिनता था, जब मन तब बिनता था, जब मन तब नहीं बिनता था। लेकिन आज ये जो केतली उठा के चल रहा है, ये किसी और, वो क्या है, उसका मालिक अब कोई और रह गया। वो उसे दिन के पैसे, वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। उसका मालिक जो कहेगा वो करना होगा साहेब को। इसलिए वो कहती हैं कि द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु आउंस द टी स्टॉप। वो कनिस्टर किसका था? जिसका टी स्टॉल था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। दोस्तों यही चीज़, बस इसी दयनीय स्थिति का वर्णन हमारी लेखिका इस चैप्टर में बताई है, साहेब ए आलम की। ठीक है, किसकी बताई है? साहेब ए आलम की। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा दोस्तों, मैं आपको पूरी तरीके से समझाया हूँ। इसके बाद एक कहानी आती है, मुकेश की कहानी, जो भाई सपने देखता है कि मैं एक कार मैकेनिक बनूं, लेकिन फिरोजाबाद के एक बहुत ही छोटी सी घरों में, कीचड़ों में भी उसका घर होता है, जो आधा बना हुआ होता है, आधा नहीं बना हुआ होता है। और अपने भाई के परिवार को, अपने परिवार को वो एकमात्र चलाता है। चूड़ी बेचने का कार्य करता है। उसकी दादी भी मतलब ऐसी परिस्थिति से गुजरी हुई होती हैं, चूड़ी बनाने के कार्य में उनकी रोशनी चली गई होती है। बहुत सारी दुर्घटनाओं के साथ साथ उसकी भी जीवन की सारी घटनाओं को पढ़िएगा। कौन सी वीडियो में? पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूं दोस्तों, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं भी कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको एक बार कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।